नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा भारत में आप सभी का स्वागत है। एक बार उन तमाम सारे हमारे बंधु, तमाम सारे उन परेशान लोगों के लिए फिर से मैं स्वागत करता हूं, जो हमारे साथ हज़ारों की संख्या में प्रत्येक दिन जुड़ जाते हैं। उनके लिए कुछ अच्छी खबर, कुछ बुरी खबर। तो इस वक्त जो खबर है वो है हम सहारा कर्मियों के लिए लेके आए हैं। सहारा कर्मी ही नहीं बल्कि सहारा में जो इन्वेस्ट कर रखे थे उनकी खबर लेकर आया हूँ। जी हाँ मित्र, वो खबर कैसी है? बहुत ज़्यादा चटपटी तो नहीं होगी। परेशानी की खबरें शुरुआत से लेकर तकरीबन 2010 से लेकर अब तक हम आप सुनते आए हैं। कुछ लोगों की परेशानियाँ कम हुई है, कुछ लोगों की परेशानियाँ बढ़ी है। उस बढ़ने वालों में मैं खुद भी हूँ और मेरा भी तकरीबन 10 लाख रुपए मेरी सैलरी की गाढ़ी कमाई आज भी सहारा समय में डूबा हुआ है, सहारा में डूबा हुआ है। तो अभी जो ब्रेकिंग खबर है वो खबर मैं आपको ये देना चाह रहा था कि अभी सहारा के लिए दुर्दिन दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, सहारा की परेशानी अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुछ जगहों पे तो सहारा की परेशानी और भी बढ़ गई है। सबसे जो दुखद या परेशानी का कारण जिनके लिए बड़ा होता जा रहा है वो हैं इन्वेस्टर्स, जिनके पैसे फंसे हुए हैं, जो लाखों लाख रुपए, जो 1000 से लेकर 100 से लेकर हज़ारों तक, लाखों तक, करोड़ों तक का इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो दर बदर भटकने को मजबूर है। हमारे साथ अब जुड़े रहिएगा क्योंकि बड़ी खबर हमारे साथ है। अभी जो इस वक्त और सहारा से जुड़ी हुई खबर है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब सहारा के दुर्दिन कैसे शुरू हुए हैं उसके बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सहारा इंडिया के रियल एस्टेट विभाग के खिलाफ जिला प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कार्रवाई शुरू की है। देखिए, कार्रवाई करे भी क्यों नहीं, कि प्रॉपर्टी तो बहुत सालों पहले आपने ले लिया, काम उस पर कुछ हुआ नहीं, तो रेरा ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। लखनऊ जिले के अलीगंज क्षेत्र में कपूरथला स्थित सहारा इंडिया के रियल एस्टेट कार्यालय को सील कर दिया गया है। सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है और ये कार्रवाई तो होनी ही चाहिए भैया, ताकि इसके खिलाफ पैसे अगर इकट्ठा करके जिस जनता के पैसा है उसे दे दिया जाए तो बड़ी दिलचस्प बात होगी। चलिए, क्योंकि उन पर जमा राशि के बावजूद फ्लैट न देने का गंभीर आरोप, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा जमा कर दिया, सहारा ने उनसे कमिटमेंट किया, उसके बाद जो चीज़ें हुई वो वाकई में बनती रही, बिगड़ती रही। रेरा टीम ने आरोप लगाया है कि कई खरीदारों ने फ्लैट खरीदने के लिए अग्रिम राशि की जमा की थी, लेकिन उन्हें समय पर फ्लैट नहीं दिया गया है। और यह कार्रवाई भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुरूप ही किया गया है। सेबी पहले ही सहारा समूह को 62,600 करोड़ रुपए का निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दे चुका है। हमें आपको समझने की ज़रूरत ये है, बताइए ना, 62,000 करोड़ तो पहले ही इनकी देनदारी है। अब रेरा ने ऐसा क्यों किया? तो रेरा फ्लैट खरीदारों का, आजकल जब से ये कानून बना है ना, तब से फ्लैट खरीदारों में एक भरोसा जरूर बढ़ा है कि रेरा या सरकारी एजेंसी, कोई भी ऐसी एजेंसी है जहां हम शिकायत करेंगे तो शिकायत के बाद हमें हमारा फ्लैट्स मिल जाएगा या हमारी प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी। और कई जगह ऐसा हुआ भी है। तो उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो वाकई में दिलचस्प है। और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निवेशकों का पैसा गलत जगह फंसे और उनकी शिकायतकर्ता वो कहानी ख़त्म करे। देखिए, सहारा भवन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है बहुत ही चिंताजनक है। और चिंताजनक उनके लिए जो अभी भी सहारा में कर्मी हैं, उनके लिए नहीं जिनके पैसे फंसे हुए हैं। वो तो दुखी ही हैं, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आखिर वो करेंगे क्या? इन्वेस्टर के बारे में हम जानते ही हैं, वो बेचारे वैसे ही पड़े हुए हैं। तो देख लेंगे, एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और देश के कोई ऐसा शहर नहीं है जहां सहारा की प्रॉपर्टी ना हो। तो इसलिए सहारा अब गिरता चला जा रहा है। पिछले दिन ही ईडी की कार्रवाई भी हुई थी। जिसमें सहारा के कुछ बड़े जो हैं उनके घर पे भी छापेमारी हुई थी। अब हम इन्वेस्टर की बात करते हैं। सहारा इन्वेस्टर की हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि सहारा इन्वेस्टर हमारे सबसे बड़े ठगे हुए इन्वेस्टर हैं,
जहाँ सही इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिल पा रही है। हमने देखा कि तमाम सारे वैसे लोगों को, वैसे चैनल्स को, बड़े चैनल्स इस पे ध्यान देते ही नहीं हैं। जबकि इसके इन्वेस्टर की हम बात करते हैं तो मित्रों 3 करोड़ से लेकर 9 करोड़ से लेकर 12 करोड़ की बात हो रही है और 1,20,000 करोड़ की देनदारी है। सिर्फ 62,000 करोड़ से भी नहीं कहा है इनको देने के लिए। अभी सिर्फ 2,500 करोड़ के आसपास ही पैसे लौटाए गए हैं। अब जो दिलचस्प बात है, जिसके लिए मैंने आपको रोक रखा था कि ये रियल एस्टेट पे कार्रवाई शुरू हो गई है। अब नोएडा में भी कैंपस है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। नोएडा में तो इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन नोएडा में अदर केसेस बहुत ज़्यादा हैं जिनके पैसे नहीं दिए गए हैं, वो परेशान हैं और वो उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश होगी। तो वहाँ से कार्रवाई हुई तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा हो सकता है। और हमने देखा है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड से लेकर उत्तराखंड से लेकर तमाम सारे ऐसी जगह हैं जहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन लोगों का दिलचस्पी सिर्फ यही है कि उनका पैसा मिल जाए। क्योंकि एक बीड़ी वाला भी एक रुपये इकट्ठे करके 50 पैसे इकट्ठे करके उसने पैसे दिए थे, सहारा में जमा किया था अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापों के लिए, लेकिन सहारा के साथ में उसे ले लिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद हो गए, लोग लुट गए हैं। सरकार ने जो कोशिश की, केंद्र सरकार ने जो कोशिश की है, उसके बारे में आपको ज़रूर बता दूँ, उसका जो सुखद परिणाम है वो आना शुरू हो गया है। हाँ, तकरीबन देखिए 20 से 25 लाख के आसपास अभी जो इन्वेस्टर हैं जिनको 50,000 ही सही, 10,000 ही सही, लेकिन उनको पैसा मिल रहा है। और मैं फिर से बता दूं कि अभी फिर से अप्लाई करने का वक्त आ गया है। सरकार ने फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के जो वेब पोर्टल्स हैं उस पर आप जाइए और फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी संख्या सिर्फ 25 लाख नहीं है, 50 लाख नहीं है, करोड़ों में है। वो करोड़ों इन्वेस्टर जो है सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब पैसा उन्हें मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलने की उम्मीद मत कीजिए। केंद्र सरकार ही फिलहाल जो कर रही है वही करेगी। अलग अलग स्टेट्स की ज़रूर कोशिश हो रही है कि वो अपने यहाँ जो सरकारी जो इनकी ज़मीनें हैं उनको बेच के इन्वेस्टर का पैसा लौटा दे, इसकी बात ज़रूर हो रही है। जैसे झारखंड सरकार ने शुरुआती दौर में एक आयोग बना दिया, उसी तरह से अदर स्टेट्स में भी चर्चा हो रही है। लेकिन अब यहाँ रेरा ने शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अलग अलग स्टेट्स में जो भवन के नाम पे पैसे लिए गए थे उसमें शायद कुछ न कुछ बातें निकल के आए और वहाँ और भी प्रॉपर्टी सील हो सकती है ना। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, देखिए अभी तक जो पैसे मिले हैं वो हमें आपको बहुत अच्छी तरह याद है। इसलिए अभी जो पैसे मिले हैं उस पर भरोसा बनाए रखिए और भी कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर से ऑनलाइन, और हमारे कुछ सज्जन हैं जो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि भाई ऑनलाइन तो हमने जो डॉक्यूमेंट्स भरे हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो मैं मित्रों बताऊं, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है वो बार बार कोशिश करें और वाकई में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको कम से कम, देखिए जिनके पास 50,000 रुपये थे उन्होंने इन्वेस्ट किया तो 4-5 लाख हो गया होगा, कम से 50,000 तो मिले। आपके उस रिकग्निशन की बात तो होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पहुँचेगा। अभी वही चर्चा हो रही थी कि वेरिफिकेशन हो नहीं पा रहा है। वेरिफिकेशन हो पा रहा है लेकिन धीमी गति से, क्योंकि सहारा से जो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। और उसमें या फिर मिनिस्ट्री में, फिर उसके सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस में तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि तालमेल बिठाने के बाद ही आपका पैसा वहाँ पहुँचता है। तो मित्रों, हमारी कोशिश ज़रूर होगी। शुक्रवार को फिर हम जुड़ेंगे और इस सप्ताह, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सहारा से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो अभी छुट्टी पे हैं और उनकी जगह पे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो है उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है और उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखने वाले हैं। तो इसलिए अभी इस पर काम हो रहा है और आने वाले दिन में भी होगा। भूटानी साहब जब लौट के आएंगे तब तक तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर चुका होगा। लेकिन प्रोसेस में रहिए, अपना मन छोटा मत कीजिए, घबराइए मत, क्योंकि अगर बने रहेंगे तभी कुछ मिलेगा, है ना। नमस्कार।